आज रात जैसे ही 12 बजेंगे देश को आजाद हुए पूरे 73 साल हो जाएंगे। इस मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं 15 अगस्त की दिलचस्प कहानियां, ऐसे किस्से जो 73 साल पहले के हिंदुस्तान को बयां करते हैं। वो साल था 1947 और तारीख थी 15 अगस्त। आखिर देश की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई और इसका ऐलान आधी रात को ही क्यों किया गया? उस दिन ऐलान आजादी के अलावा और क्या क्या हुआ था? उन 24 घंटों की दास्तां समझिए 24 कहानियों के साथ। साल पहले आजादी की पहली किरण, पूरी फिजा में फैली 200 साल की गुलामी से मुक्ति की वो खुशबू, वो पहली खुशबू। इस तारीख का इंतजार तो जुलाई से ही बेसब्र था, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लंबी बहस के बाद भारत छोड़ने के प्रस्ताव को पारित किया था। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. तारीख तय हुई 15 अगस्त, लेकिन इसके ऐलान के साथ ही एक बड़ा विवाद छिड़ गया। देश के बड़े ज्योतिषियों ने कहा कि ये दिन शुभ नहीं है। 1947 के अगस्त महीने में रमजान का महीना चल रहा था। 15 अगस्त को रमजान का 28वां दिन था, लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त की तारीख भारत की कुंडली के हिसाब से शुभ नहीं हो रही थी। गणनाओं के तमाम दस्तावेजों के साथ ज्योतिषियों ने मांग की कि आजादी की तारीख या तो पहले कर दी जाए या फिर बाद में, लेकिन 15 अगस्त की तारीख कतई न रखी जाए। ज्योतिषियों की मांग से पहले भी आजादी की तारीख को लेकर तीन थ्योरीज चल रही थी। इनमें से पहली तारीख थी 26 जनवरी, जिस दिन आज हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तारीख इसलिए सुझाई गई थी क्योंकि इसी दिन पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 1930 से इसी दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। 30 जून की तारीख ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भारत भेजने के साथ ही तय कर दी थी, लेकिन इस तारीख को लेकर भारतीय नेताओं के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी। तीसरी तारीख 15 अगस्त का सुझाव खुद लॉर्ड माउंटबेटन का था, जिसके पीछे उनका अपना प्लान था। 15 अगस्त को लेकर उस प्लान की वजह से ही माउंटबेटन इस तारीख के लिए अड़े रहे। दरअसल इस तारीख के पीछे माउंटबेटन की अपनी महत्वाकांक्षा और इतिहास में अमर होने की चाहत थी। इस तारीख की कहानी दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी है। 2 साल पहले 15 अगस्त को ही जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। तब मित्र देशों के संयुक्त बल के कमांडर माउंटबेटन ही थे। उन्हीं के सामने जापानी सेना ने हथियार डाले थे। इस तारीख को लेकर माउंटबेटन ने कहा भी था, 15 अगस्त मेरे लिए गर्व की तारीख है। भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन जापानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 15 अगस्त की तारीख तय होते होते हिंदुस्तान की तकदीर में और भी बहुत कुछ तय हो चुका था। पहला तो ये कि देश का बंटवारा रोकने की कोई तरकीब नहीं बची थी। अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर अड़े जिन्ना माउंटबेटन का आखिरी प्रस्ताव ठुकरा चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत के दस्तावेज के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों की ये आजादी का दिन 15 अगस्त का ही था। ये तारीख तो तय थी, लेकिन अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा नहीं खींची थी। सीमा रेखा का निर्धारण कर रहे सिरिल रैडक्लिफ ने इसकी घोषणा 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को की थी। अपना पहला स्वतंत्रता दिवस तो पाकिस्तान ने भी 15 अगस्त को ही मनाया था, लेकिन एक साल बाद 1948 में पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कर लिया। भारत में स्वतंत्रता के जश्न की तैयारी पूरी थी। महात्मा गांधी ने इसे लेकर पहले ही अपनी राय जाहिर कर दी थी। स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरे ढोल नगाड़े के साथ
देश में एक तय समय पर मनाया जाए, इसके लिए इंडिया गेट पर खास इंतजाम किए गए थे। लेकिन उस दिन भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही कर ली थी, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में इसकी धुन तैयार नहीं हुई। वंदे मातरम। ब्रिटिश राज वाले विधान परिषद में जब आजाद देश की पहली सभा 14 अगस्त की रात 11 बजे शुरू हुई, तब हॉल में पहला गीत बजा वंदे मातरम। लयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। पूरे परिसर को 14 अगस्त की शाम से सजा दिया गया था। परिषद के अंदर ब्रिटिश वायसराय की तस्वीरें हटा दी गई। वंदे मातरम गीत के साथ उस दिन सबसे पहले आजादी के संघर्ष में अपनी जान कुर्बान करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद भाषणों का दौर शुरू हुआ। आजादी के दिन का मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त के दिन होना था, लेकिन इसके लिए लोग 14 अगस्त की शाम से ही इंडिया गेट और पूरे रायसीना हिल्स इलाके पर जमा होना शुरू हो गए। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत आधी रात को करने के पीछे कोई ब्रिटिश वजह नहीं, बल्कि एक ज्योतिषी की सलाह थी। जैसा कि ज्योतिषों ने पहले कहा था कि 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान की कुंडली के लिए शुभ नहीं है और इस दिन को बदला भी नहीं जा सकता था। इसीलिए ज्योतिषों ने यह सुझाया कि इस पूरे मुहूर्त का अनाउंसमेंट और ऐलान इसी समय पर किया जाए और इसी के हिसाब से पूरे कार्यक्रम को तैयार किया जाए। ज्योतिषियों की गणना के मुताबिक 14 अगस्त की रात जैसे ही घड़ी के घंटे ने 12 बजने का ऐलान किया, देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक वो तारीख तो 15 अगस्त की ही हो चुकी थी, लेकिन भारतीय मान्यता के मुताबिक तारीख सूर्योदय के साथ बदलती है। उससे पहले मुहूर्त का महत्व होता है। उस मुहूर्त का नाम था अभिजीत मुहूर्त, जो 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 तक का था। ज्योतिषीय सलाह के मुताबिक आजादी का ऐलान इसी 48 मिनट में शुभ हो सकता था। उस रात ठीक 12 बजे जैसे ही आजादी का शंखनाद हुआ, पूरा देश झूम उठा। आधी रात की इस घड़ी में दुनिया नींद के आगोश में थी। हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आजादी के माहौल में अपनी आंखें खोल रहा था। उस आधी रात में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण पूरी दुनिया में सुना गया। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा था, ऐसी घड़ी इतिहास में बहुत कम आती है जब हम एक पुराने युग से नए युग में दाखिल होते हैं। इस नए युग में सदियों से दबाई हुई देश की आत्मा एक नई अभिव्यक्ति के साथ जागृत होती है। And when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. 15 अगस्त की उस रात से सुबह तक रायसीना हिल्स पर यही आलम दिखाई दे रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साजी खुशी में झूम नाच रहे थे। उस दिन दिल्ली तो शांत थी, लेकिन बंगाल और पंजाब में दंगे फसाद आजादी के दिन के इतिहास को खून से रंग रहे थे। वो घटनाएं बता रही थी कि 15 अगस्त को सिर्फ तारीख नहीं बदली थी, बल्कि 35 करोड़ लोगों के प्यारे हिंदुस्तान की तारीख भी बदल गई थी। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के बंटवारे के साथ हिंसा की आशंका नहीं थी, बल्कि इसका सिलसिला 1 साल पहले से ही जोर पकड़ रहा था। जैसे जैसे मजहब के आधार पर अलग राष्ट्र के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की मांग जोर पकड़ती गई, खून खराबा भी तेज होता गया। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के सामने भी ये सवाल उठा था कि जिस तरह से दो मुल्कों और दो मजहब के बीच में नफरत की दीवार उठी है, उससे भड़की हिंसा को कैसे रोका जाएगा। ऐसे में इस पर लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आजादी की तारीख तक ये हिंसा रुकती हुई नजर नहीं आई, तब लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब कुछ और हो गया था। जब जब औपनिवेशिक शासन खत्म होता है, खून खराबा होता ही है। ये वही कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है।
जो माउंटबेटन ने कहा वो आजादी के दिन तक साक्षात दिखाई दे रहा था। जैसे औपनिवेशिक गुलामी से आजाद होने की कीमत चुका रहा था। लाखों लोग एक वतन छोड़कर दूसरी तरफ जाने को मजबूर थे। हिंदुस्तान की सरहदें पूरब में बंगाल में भी जल रही थीं और पश्चिम में पंजाब में भी। आजादी के दिन पहली सुबह पंजाब के अटारी स्टेशन पर पाकिस्तान से जो पहली ट्रेन आई उसमें जिंदा कोई नहीं था। पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी। कातिलों ने उस पर लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल के नाम बतौर आजादी की सौगात भेज रहे हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, वो ये सहर तो नहीं। खुरेजी के उस मंजर को मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने कुछ यूं बयां किया था, आजादी की कीमत ऐसे चुकानी पड़ेगी, डर जरूर था मगर वो ऐसे सामने आएगा, इसका अंदाजा अगर था तो सिर्फ महात्मा गांधी को। बापू ने तो यहां तक कहा, हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर चल दे, लेकिन उनकी ना अंग्रेजों ने सुनी और ना ही अलग हिंदुस्तान पाकिस्तान के पैरोकारों। देश आजाद हो चुका था लेकिन महात्मा गांधी दुखी थे। खुद को अलग थलग महसूस कर रहे महात्मा गांधी रायसीना हिल्स के उस जश्न में भी शरीक नहीं हुए जहां पर जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। उस समारोह में शरीक होने दिल्ली और आसपास से 5 लाख लोग उमड़े थे। आज के इंडिया गेट पर तब तिल रखने की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी थी कि नेहरू तो मंच तक पहुंच गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बग्घी मंच से दूर रह गई। हिंदुस्तान का तिरंगा पहली बार फहराने के मौके पर बैंड बाजे का इंतजाम किया गया था, लेकिन पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम भीड़ में ही फंस गई। जश्न के लिए धूम धड़ाके का सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया। तब अपनी बग्घी में बैठे माउंटबेटन ने नेहरू को आवाज दी, झंडा ऐसे ही फहरा दीजिए, बैंड भीड़ में फंस गया है। लेकिन उस जश्न के लिए 5 लाख लोगों की हर्ष ध्वनि ही काफी थी। नेहरू के रस्सी खींचने के बाद जैसे ही तिरंगा लहराया, 5 लाख लोगों के जयकारे से गूंज उठा आसमान। इस गूंज में शरीक नहीं थी तो सिर्फ बापू की आवाज। आजादी की तारीख से 3 दिन पहले ही संविधान सभा की बैठक में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, लेकिन बापू आजादी के इस जश्न से कोसों दूर दंगे की आग में जलते बंगाल को अमन की राह पर लाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन ना तो वो किसी समारोह में शामिल हुए, न झंडा फहराया, बल्कि दंगाइयों से हथियार डालने की अपील के दौरान भीड़ ने उन पर हमला भी किया, जिसमें बाल बाल बचे थे बापू। उस हमले के बाद बापू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि बापू की तलाश दिल्ली में नहीं थी। वो शख्स अनदेखा कैसे रह सकता था जिसे पूरा देश आजादी के अहिंसक आंदोलन का अगुवा मान रहा था। लेकिन उस वक्त बापू के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था या कोई जवाब देना नहीं चाहता था, खुद बापू भी नहीं। बंगाल दौरे के दौरान अखबारों और रेडियो के नुमाइंदों ने बापू से आजादी का संदेश देने को कहा। तब बापू ने कहा था, मैं अंदर से सूख चुका हूं, संदेश जाकर नेहरू से ले लो। इधर दिल्ली में नेहरू और नए नए बने मंत्रिमंडल की चुनौतियां अलग थी। 15 अगस्त की सुबह ब्रिटिश हुकूमत की जगह सत्ता संभालनी थी। इसकी शुरुआत हुई माउंटबेटन के शपथ से, जो 14 अगस्त तक ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। 15 अगस्त को उन्हें देश के पहले गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई गई। गवर्नर जनरल के साथ देश के पहले मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इसकी पूरी सूची तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही उन्हें सौंप दी थी। इसमें 5 प्रमुख धर्मों की नुमाइंदगी थी।
इस मंत्रिमंडल में इनके प्रतिनिधियों को जगह दी गई। यहां तक कि उस समय अछूत समझे जाने वाले वर्ग से भी प्रतिनिधि इसमें मंत्री के तौर पर शामिल थे। आजादी हिंदुस्तान को मिल रही है, कांग्रेस को नहीं। पहले मंत्रिमंडल में सबसे काबिल लोगों को जगह मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। महात्मा गांधी की गैर मौजूदगी में भी नेहरू को उनकी सलाहियत थी। पहला मंत्रिमंडल ठीक वैसा ही गठित हुआ। इसके बाद पूरे 15 अगस्त का कार्यक्रम कुछ ऐसे तय हुआ था। सुबह 9:55 गवर्नर जनरल को शाही सलामी। सुबह 10:30 बजे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराना। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर झंडारोहण समारोह। शाम 7 बजे दीप प्रज्वलन। शाम 7:45 आतिशबाजी। रात 8:45 गवर्नमेंट हाउस में भोज। इधर सरकार ने सत्ता संभाली, उधर सरहद पर बंटवारे का काम तेजी से चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने रेडक्लिफ आए ही जुलाई 1947 के पहले सप्ताह में थे। लिहाजा वक्त उनके पास भी कम था, लेकिन उन्हें निर्देश थे 15 अगस्त तक काम पूरा हो जाए। लेकिन इसमें 24 घंटे की देरी हो गई। 16 अगस्त की शाम जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का ऐलान हुआ, कुछ शहरों को लेकर मुस्लिम तो कुछ इलाकों को लेकर सिख समुदाय नाराज हुए। सिखों की नाराजगी की बड़ी वजह थी ननकाना साहिब का पाकिस्तान में रह जाना। इसे लेकर सरहद के दोनों तरफ घमासान मचा था। यह सुनकर महात्मा गांधी कलकत्ता से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आजादी के साथ देश की हालत से आहत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शपथ लेने के बाद ही पंजाब के दौरे पर निकल पड़े। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह थी नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान दोनों एक साथ आएं और लोगों से शांति की अपील करें। दोनों नेता खुली कार में एक साथ पंजाब के दौरे पर निकले। वो मंजर देखकर नेहरू का कलेजा कांप गया। नेहरू ने लियाकत अली खान से कहा, बंटवारे ने हमें कहां लापटका है, अचानक ये सब क्या हो गया। तब लियाकत अली खान इतना कहकर चुप हो गए, हमारी जनता पागल हो गई है। पूरी रात जवाहरलाल नेहरू सो नहीं पाए थे। लाहौर के जिस गेस्ट हाउस में उन्हें ठहराया गया था, वहां वो पूरी रात चहलकदमी करते रहे। मानो दंगे फसाद की आग में उनके वजूद का रेशा रेशा सुलग रहा था और उसे रोकने का कोई भी उपाय उन्हें नजर नहीं आ रहा था। पुलिस फोर्स, सेना उस बवाल के आगे नाकाम हो चुकी थी। नेहरू पूरी रात उस गेस्ट हाउस के गलियारे में टहलते रहे। अगली ही सुबह उनका काफिला फिर दौरे पर निकल पड़ा। अमृतसर के पास नेहरू को पता चला सिखों और मुसलमानों के कुछ गांव एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। नेहरू फौरन उस गांव में पहुंच गए। दोनों कौम के लोगों को चौपाल पर बुलाया और बातचीत शुरू की। पंजाब के उस गांव में भरी चौपाल में भीड़ नेहरू पर ही भड़क उठी। उन्हें गांव से चले जाने को कहा गया। ये सुनते ही नेहरू गरज उठे। उन्होंने कहा कि इस गांव में अगर किसी का भी बाल बांका हुआ तो उनमें से ही एक एक को खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाएगा। पंजाब दौरे के बाद नेहरू दिल्ली लौट आए। इधर चुनौती थी 562 रियासतों को भारतीय संघ में बनाए रखने की। इसकी प्रक्रिया हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही शुरू कर चुके थे। पटेल को आजाद भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाने के साथ गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई। 15 अगस्त को उनके शपथ लेने तक 500 से ज्यादा रियासतों ने भारतीय संघ से जुड़ने का सहमति पत्र दे दिया। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मध्य भारत में पिपलोदा जैसी कुछ रियासतें सरदार पटेल का प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं थी। गृह मंत्री बनने के बाद सरदार पटेल ने इनके खिलाफ फाइनल एक्शन का प्लान बनाया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त की बैठक के साथ हो चुकी थी। देश की आजादी की वो पहले 24 घंटे इन्हीं तमाम गहमा गहमियों के साथ गुजरे।